गढ़ी में प्रिंट मेकिंग का काम कर रहा था। ललित कला में मैंने सोमनाथ होर का एक कैटलॉग देखा जिसमें वुंड सीरीज के काम छपे थे और कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि ये कैसे बने होंगे और मैं उस वक्त डायमेंशन प्रिंट में लाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि प्रिंट में डायमेंशन लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि उसको छोड़ दो, आप उस शेप में ही कागज बना लो। जी, ये भी एक बात। एक बैग लटका के रखा था कि जिसको भी कागज नहीं चाहिए, खराब हो गए प्रिंट के कागज, उसमें डाल दो ताकि मैं उसका पल्प बना के इस्तेमाल कर सकूं। तो मुझे एक लगा कि गांधी जी का जो है ना कि आप कोई भी चीज वेस्ट मत करो, तो उस तरीके से मेरा पहला एग्जीबिशन सिर्फ वो गढ़ी के पेपर से ही हुआ है। वाह, एक बार जोरदार तालियां इस बात से। संसाधन हमारे आसपास होते हैं, हमें बस देखने की इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। शुरू करता हूं। मैं आप लोगों की तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूं डियर आपटे सर, प्लीज मंच पर आए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रेनू मैम, प्लीज फूलों से उनका स्वागत कर दीजिए। और जब भी हम ये फूल अपने आर्टिस्ट लोगों को देते हैं, अपने सभी लोगों को कहते हैं काश हमारे पास ये फूलों के गुलदस्ते 1000 गुलदस्ते होते और हम सब लोगों को इंडिविजुअल पास जा जाके गुलदस्ते दे रहे होते, क्योंकि आप सब लोग भी उतने ही प्रिय और उतने ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए जितने आपटे सर हैं। हम सब लोग मिलकर ही एक इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ये सब मिलके ये गुलदस्ते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली एक छोटा सा थैंक यू सो मच सर। इतना वक्त, सबका कीमती वक्त है और वक्त नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने वक्त अपना निकाला है, तो हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। प्लीज स्थान ग्रहण कीजिए। थैंक यू। आपने सर, इससे पहले कि लोग आपकी आर्ट के बारे में जाने, मैं एक कॉमन क्वेश्चन सभी लोगों से पूछ रहा हूं, सभी आर्टिस्ट लोगों से। तो हम लोग सब लोग ना इस बात से हमेशा सोचते रहते हैं कि आर्टिस्ट लोग क्या बचपन से ही निराले लोग होते हैं और वो एकदम से आर्टिस्ट बन जाते हैं और उनकी लाइफ में एकदम से सब कुछ ग्रैंड लेवल पे चला जाता है, या फिर उनकी लाइफ भी इन विद्यार्थियों जैसी ही होती है कि धीरे धीरे वो कला के साथ जुड़ते हैं। तो आपके साथ कैसा वो समय रहा जब आप पहली बार कला के साथ आपका इंट्रोडक्शन हुआ? अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ष होते हैं हर इंसान के, रादर वो 8 साल तक के होते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि 7-8 साल तक सबसे ज्यादा समय आप घर में बिताते हो, आप पेरेंट्स के साथ बिताते हो, आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते हो। उनसे आप कहानियां सुनते हो, उनसे आप बहुत सारी चीजें अनजाने में सीखते हो। वो कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से दूसरों के साथ मिलते हैं, उन सारी चीजों का आपके ऊपर इनडायरेक्टली असर होता रहता है। और मुझे लगता है कि वो आपको कई वर्षों बाद वो समझ में आता है कि हम ऐसे क्यों हैं। हमारे ऊपर जो संस्कार होते हैं वो एक दिन में नहीं होते, उसके लिए कई साल गुजर जाते हैं और कई लोगों का उसमें हाथ होता है, एक इंसान का नहीं होता। आपके घर में जितने लोग हैं, आपके घर में जो लोग मिलने के लिए आते हैं, आप जिनके घर में जाते हो, वो सारे लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं संस्कार करते हैं। उस संस्कार का असर जो है, आप जब बड़े होते हो तो आपके विचारों में दिखता है, आपके काम में दिखता है, आप दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करते हो उसमें दिखता है। तो मुझे लगता है कि आपका
एनवायरनमेंट जो है, घर का जो वातावरण है, वो सबसे बड़ा असर करता है। महाराष्ट्र में एक रिवाज है कि हर घर में सुबह सूर्योदय होने के बाद आप घर के बाहर सफाई करते हो, पानी छिड़कते हो और रंगोली करते हो। हर रोज कोई रंगोली करता है तो आपके मन में ये आता है, ये क्या बना रहे रोज। और उसमें मुझे अभी मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ तो कभी कभी लगता है कि कुछ लोग जो है डॉट्स लगाते हैं पहले, और फिर उसमें कोई लाइंस जोड़ के कभी तिकोने बनाते हैं, कभी गोल बनाते हैं, कभी फूल बनाते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स जैसा हम बना रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई अपने तरीके से रंगोली बनाता है। तो आपके ऊपर पहला संस्कार कला का समझो, या एक तरीके से ग्रीट करने का। कोई भी आपके घर में आ रहा है तो उसको ग्रीट कैसे करोगे? आपके घर साफ होना चाहिए, आपके घर में कुछ डेकोरेट करना चाहिए। अब सबसे सिंपल डेकोरेशन की चीज क्या हो सकती है जो हर घर में अवेलेबल हो? कितना भी गरीब हो, कितना भी रईस हो, घर तो साफ कर सकता है, रंगोली बना सकता है। तो आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। जिस घर के सामने रंगोली बनी है, मतलब उस घर में सब ठीक ठाक है। कई बार जिस घर के सामने रंगोली नहीं बनी या पानी नहीं छिड़का तो सोचते आज क्या हुआ, इस घर में कोई बीमार तो नहीं है। तो ये संस्कार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब त्योहारों के दिनों में रंगोली बदल जाती है, दिवाली के वक्त अलग रंगोली होती है। तो ये क्या है? और जैसे मंदिर में सामने जो रंगोली बनाते हैं उसमें शंख चक्र बनाते हैं, कुछ पाँव के चिन्ह बनाते हैं। अब ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। अब ये सिंबॉलिज्म कहाँ से आता है? किसी चित्रों में, कोई चित्रों में ऐसे पाँव क्यों बनाता है, दीवारों पे हाथ क्यों बनाता है? वो अचानक तो नहीं आया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है। और एक समझ लो कि सोशल कॉन्शियस में आ जाता है। तो रंगोली का में हम देखते हैं वो चीज। सर, रंगोली का आपके आने वाले जीवन में, आर्ट में आने में कनेक्शन काफी बड़ा रोल रहा है उसका? नहीं, मुझे कई बार लगता है कि बच्चे बोलते कि ये किस तरीके से हम शुरू करें, तो मैं बोलता हूँ कि तुम कुछ भी डॉट लगा दो और जोड़ दो। शुरुआत तो कहीं से कहीं हो जाएगी। आप उसको जोड़ोगे तो नेक्स्ट डॉट कहीं जोड़ोगे। तो आपको किस चीज ने प्रेरित किया आर्ट में आने के लिए, या कब आप आए? मुझे तो सबसे पहला यही देखा, रंगोली ही दिखाई दी, रंगोली बनानी शुरू कर दी। और उसकी फॉर्मल पढ़ाई फिर कब शुरू किया आपने? फॉर्मल पढ़ाई तो स्कूल में जाने के बाद। स्कूल में जाने के बाद पिताजी भी टीचर थे जी, और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या वो आर्ट टीचर थे या किसी और सब्जेक्ट के टीचर? वो मैं इंग्लिश वगैरह जी जी। लेकिन उनको स्टोरीज समझाने के लिए वो खुद चित्र बनाते थे जी। वो स्टोरीज के लिए जो इलस्ट्रेशन चाहिए होते थे वो खुद बनाते थे, पेंट करके स्कूल में दिखाते थे। ओह ग्रेट। तो अभी वो सीखने के लिए मिलता है। मतलब हर एक के घर में कलर नहीं होते, हर एक के घर में ब्रश नहीं होता। तो ब्रश नहीं है तो मैंने बोला मुझे ब्रश चाहिए। बोले ब्रश किस लिए चाहिए? रंग करने के लिए। रुई लाई, एक तीली लाई लपेट दिया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे पेंट होता है। बिल्कुल, ब्रश तो बन गया, ब्रश बन गया। तो इनोवेटिव होना और जो आपके पास मीन्स है उसमें से काम करने की तैयारी रखना, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। वो आपको ब्रश नहीं है तो काम नहीं होगा, ऐसे नहीं है। तो ब्रश नहीं है तो और भी कुछ हो सकता है। अब वारली आर्टिस्ट को देखो, एक तीली से सारी दुनिया पेंट करते हैं। जी जी। उनको कोई ब्रश की जरूरत नहीं होती जी। उनके पास रंग जो है वही रंग है, खड़ी वाला रंग है, उसी से कुल मिला के पर्पस सॉल्व होना चाहिए। गेरू नहीं है तो गोबर है। तो आपके पास जो चीजें है उससे आप क्या बना सकते हैं? जो नहीं है वो तो है ही नहीं ना जी। उसके बारे में सोचने से अच्छा जो आपके पास है उसको आप मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैंने घर में सीखा। तो सर, फॉर्मल पढ़ाई आपकी कहाँ से रही? मैं महाराष्ट्र में मिरज जगह है जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, उनका गांव है। ओके। उस शहर से हूँ जी। और वहाँ पर संगीत और नाटक की परंपरा बहुत बड़ी रही। तो वहाँ फाइन आर्ट का भी कोई, मतलब ड्राइंग का भी कुछ है? भाई स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे वो जीजे स्कूल से पास आउट थे। ओके। और हमारे स्कूल का ड्राइंग रूम ये हॉल से भी बड़ा था। ओह। और उसमें वो 15 फीट 16 फीट की विंडोज थी
जो आती थी ड्राइंग हाँ। ड्राइंग करने के लिए जो रूम था वो इस हॉल से बड़ा था। ड्राइंग हॉल इतना बड़ा था जो स्कूल का सेंट्रल पीस था। क्या और बात। उसमें डोंकीज थी और पेंसिल से जो स्टंपिंग करके जो ड्राइंग्स बनाते थे उस किस्म के सारे पोर्ट्रेट्स बना के लगाए हुए थे स्कूल में। ये तो अपने आप में एक मतलब एक मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट लेवल, एक जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एक इतना बड़ा रूम होता है वैसा तो सेटअप लगा हुआ जैसे था। बच्चों को ड्राइंग पढ़ने के लिए आना है तो उस रूम में जाते थे और वहां पर वो डेस्क भी है, डोंकीज भी है, सब कुछ है। तो उनको स्टिल लाइफ अरेंज करना है, नेचर स्टडी अरेंज करना है, सब कुछ वहां पर। अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऐसे किसी स्कूल के अंदर ऐसा सेटअप देखा नहीं है कभी। और ये छोटा सा तालुका प्लेस का एक स्कूल था, उसमें ये था। दैट वाज द ओनली बिग स्कूल इन दैट एरिया। तो वहाँ ये था, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे थे जी। जो वहाँ से पढ़ के आए थे वो, और सिखाने में उत्सुक थे, तो आसानी से हो जाता। तो फिर क्या आपने बीएफए या कुछ इस टाइप की कोई डिग्री? मैंने बीएफए मेरठ में जहाँ तक मैं रहता था तो वहाँ तो ग्रेड एग्जाम्स होती हैं एडमिशन की, जैसे एलिमेंट्री और सेकेंडरी ग्रेड एग्जाम्स होती हैं। और 11th में मतलब एसएससी में हम आर्ट ले सकते हैं जी। तो मैंने आर्ट लिया था, ठीक ठाक पास हो गया। जी जी। जे स्कूल में एडमिशन के लिए गया था, एडमिशन हो भी गया था स्कल्पचर में, स्कल्पचर, लेकिन मुंबई में रहे कहाँ, ये समस्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जेजे में एडमिशन हो तो गया लेकिन मुंबई में रहे कहाँ। और छोटे से शहर से मुंबई में कोई जाना है, जेजे के पास अपना हॉस्टल नहीं है? नहीं है, लेकिन बहुत दूर है, वो पता भी नहीं था। अच्छा। और पूना में मेरी मौसी रहती थी तो बोले कि पूना में कॉलेज है, वहां जाओ, घर में रहने हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी जी। तो इस वजह से मैं पूना में चला गया पढ़ने के लिए। वाह। पढ़ने के लिए गया, पिताजी ने बोला कि भाई मैं बहुत सारे पैसे तो नहीं दे सकता, तुम आर्ट टीचर्स का कोर्स करो पहले जी, टीचर बन जाओगे, पढ़ते पढ़ते आप शाम को क्लासेस करके थोड़ा सेफ रहेगा, आप पढ़ लो जी। गया, टीचर्स का कोर्स भी किया, लेकिन मुझे कहीं जॉब मिली नहीं क्योंकि आई वाज नॉट केपेबल इनफ टू टीच। तो आर्ट टीचर तो मैं कभी बन नहीं पाया क्योंकि हो सकता है कि मेरे में वो कैपेबिलिटीज थी नहीं उस वक्त, और अभी भी है या मुझे पता नहीं है। लेकिन एक जरूर हुआ कि उसकी वजह से मैं रेगुलर पेंटिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो मेरे लिए एक था कि तुम्हें 80 रुपए मिलेंगे, उसमें तुमने सब कुछ करना है, रहना, खाना, काम करने के पैसे जुड़ना, सब कुछ। सर ये कौन से साल की बात है? कौन सन? 69 की। 69 की बात है। जब मेरे पिताजी के तनख्वाह 400 रुपए भी नहीं थी तो मुझे 80 रुपए अलग से निकाल के देना बड़ा मुश्किल काम जी। और हम 3 लोग पढ़ने वाले थे कॉलेज में जी। तो सच उसमें में से मैं एक था, तो और मैं दूर रहता था। खैर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसमें मैं काम कर पाता था जी। क्योंकि तुम्हें पैदल जाना है, तुम्हें साइकिल चाहिए नहीं, बस में जाना नहीं है, जहाँ पर भी जाने में पैदल जाना है। तो पूना में इतना नहीं था कि 5-10 किलोमीटर के अंदर सब कुछ, सारा कुछ, तो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने में कोई मुश्किल बात नहीं। तो सुबह फिर वहां पर ये लगा कि मैं पहले साल तो गया वहां पर और बहुत बार कुछ मुझे आर्टिस्ट के बारे में जानने की इच्छा होती थी। तो मैं एक लाइब्रेरी बुक शॉप था रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर मैं जाता था संडे वाले दिन। पूरा दिन बैठ के किताबें देख सकते हो आप। और फिर मैं कॉलेज में जाके वो लिस्ट बना के लाता था, सर अब मेरी लाइब्रेरी में ना ये किताबें नहीं है, तो ये किताबें हमें चाहिए। तो मैं एक साल दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर मैं अगले साल फिर देता था, मैंने ये किताबें चाहिए हमें। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, अगले साल से तुम लिस्ट बना के रखो, मार्च महीने में हमारा ईयर एंडिंग होता है, उससे पहले हम सारी बुक्स ले लेंगे। तो मैं 5 साल था, तो 5 साल कम से कम 5-6 हजार रुपए की किताबें मैं कॉलेज के लिए सिलेक्ट करके लाइब्रेरी में रखवा था जी। उससे फायदा तो मुझे हुआ क्योंकि मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ सकता था, लेकिन सबका फायदा हुआ है डेफिनेटली। हाँ, उस वक्त मैंने पहले ललित कला का समकालीन देखा जी, और मुझे पता चला कि बड़ौदा में भी कुछ आर्ट स्कूल है जी। उससे पहले मुझे पता नहीं था। पढ़ाई तो चलती रही है, पढ़ाई चलने के साथ साथ वहां पर मैं बाद में पढ़ाने लगा। अच्छा, सेम कॉलेज में? हाँ, सेम कॉलेज में करीब 4 साल मैंने पढ़ाने की कोशिश करी और वहां पर
काउंसिल और मैक्स मुलर भवन, वो 2 एक्टिव इंस्टीट्यूट्स थी। जी। वहाँ पर प्रिंट मेकिंग के एग्जीबिशंस लगे थे और मुझे देख के अभी भी आश्चर्य होता है कि 72 में या 74 में जो एग्जीबिशन मैंने पूना में देखी, वो 90 में जाके एनजीएमए में आई थी। अच्छा। हाँ, सेम एग्जीबिशंस 90 में यहाँ पर आई थी। तो आई वॉज फॉर्चुनेट। वो देख के मुझे लगा कि ये मुझे सीखना चाहिए। और चांस की बात है कि जहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूट थी उसके साथ में रवि वर्मा प्रेस का ऑफिस था। अच्छा। तो रवि वर्मा प्रेस के ऑफिस में कुछ ओलियोग्राफ्स के प्रूफ रखे थे और कुछ स्टोन्स भी थे। तो मैं जाता था, वहाँ पर एक लिथो प्रेस था जो मैटिनी के पोस्टर्स प्रिंट करते थे जी। और इलेक्शन के लिए बैनर्स प्रिंट करते जी। थे। तो वो एक ही आदमी फ्लैट बेड स्टोन पे काम करके प्रिंटिंग करता था, ड्राइंग करता था, सब कुछ करता था। तो मैंने कॉलेज में बोला कि भाई ये हमें क्यों नहीं सिखाते, तो या तो स्टूडेंट्स को वहां भेज दो, वो सिखा देगा, या वो उसको तैयार है। या पे उसको यहाँ पे बुला लो। नहीं, वो तैयार था। मैंने अच्छा। जाके बात कर ली थी कि आप सिखाओगे, जी। कि बच्चे अगर यहाँ आ जाएंगे तो सिखा देंगे, कि ये उठा के ले जाना तो मुश्किल है। हाँ जी। लेकिन उस वक्त सबका राय ये था कि इसमें क्या रखा है, प्रिंट कौन करता है, प्रिंट में कुछ रखा नहीं है, प्रिंट मत करो, पेंटिंग करो। तो मुझे लगा कि ये एटीट्यूड थोड़ी ठीक नहीं है। जी। इससे सीखने के बजाय आप डिस्करेज कर रहे हो। जब टीचर का अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो स्टूडेंट के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर कोई स्टूडेंट पूछता है तो टीचर शुड एनकरेज हिम। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उसको असिस्ट करो, जाके तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं, क्लास में वो दिखा देना, सबमिशन वो दे देना। वन हैज टू बी दैट ओपन। आई वॉज वेरी लकी। वहाँ पर कुछ विजिटिंग लेक्चरर्स आए थे, गोंधळेकर नाम था उनका, जी। जो 1953 में जे स्कूल के डीन रिटायर्ड हो गए थे जिस साल में पैदा हुआ था। वो पूना में 74 में पढ़ाने आते थे, हिस्ट्री पढ़ाने आते थे। जी। आर्ट का हिस्ट्री पढ़ाते थे। एंड ही वाज वेरी वेल वर्स्ड। वो स्लेड स्कूल से पढ़े थे 1937 में। जब विस्लर और इनका काम करते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम करते हुए देखा है, और प्लस उनको स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन सारी लैंग्वेजेस आती थी। और बीबीसी के चैनल 4 जो है उस पे वो फ्लूट का बजा के भी बताते थे। क्लासिकल म्यूजिक का भी उनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। तो आपका इंटरेक्शन उनके साथ हुआ? वो पढ़ाते थे, मैं सुनता था, क्योंकि मैं तो पास आउट हो गया था, मैं टीचर बन गया था, मुझे कुछ नहीं आता था। बच्चों लेकिन टीचिंग में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मैंने 4 साल वहां पढ़ाने की कोशिश की। वो शब्द जो है अटका हुआ है अभी तक। ये कोशिश शब्द क्या है? नहीं, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो क्या कंप्लीट है, या इससे भी परे कुछ होता है जी, जो मुझे ही नहीं पता, मैं बाकी लोगों को क्या बताऊं? कैसे बताऊंगा? कई बार होता है कि बच्चे के क्वेश्चन कुछ और है और उसका समाधान आप नहीं दे पा रहे हो। कम से कम आपके पास होना चाहिए कि ढूंढ के बताओ कि इस किताब में मिलेगा या इसके पास जाओ तो मिलेगा। अगर वो कर ले तब भी बहुत करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें नहीं पता हो सकती और पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम लेकिन इतना ओपन होना चाहिए या इतना अवेयर होना चाहिए कि किसके पास ये चीज अवेलेबल है, उसकी जानकारी तुम्हारे पास हो, ताकि स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है उसको आप सेटिस्फाई कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो आर्ट पढ़ाया उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जैसे म्यूजियम में सामने उस पेंटिंग के सामने खड़े हैं और उस पेंटिंग के बारे में वो बता रहे, और सिर्फ पेंटिंग के बारे में नहीं बताते थे, क्योंकि उन्होंने म्यूरल सीखा था, कंजर्वेशन सीखा था। तो वो किस तरीके से बना है, मतलब मेथड्स एंड मटेरियल, ये जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं, तो अगर लियोनार्डो का ड्राइंग बताना है तो सिल्वर पॉइंट ड्राइंग क्या होता है, तो वो करके दिखाते थे कि ये क्यों करना चाहिए। एक डिसिप्लिन है जिसमें आप रबड़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, आप लाइन मिटा ही नहीं सकते हो, तो आप लाइन लगाने से पहले 2 बार सोचो और फिर ड्राइंग करो। अगर ड्राइंग गलत हुआ तो उसको कैसे मैनेज करोगे ओवरऑल काम में, वो भी तुम्हें आना चाहिए। तो आपका वहीं तक रुक गया या आपने फिर कहीं बड़ौदा में या और आगे भी? उसके बाद मैं
वहाँ पर मुझे लगा कि मैं प्रिंट मेकिंग नहीं कर पाऊंगा और मुझे सीखना है, तो मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी और फिर 78 में मैं बड़ौदा में एडमिशन लेके चला 78 में 80 तक मैंने बड़ौदा में प्रिंट मेकिंग सीखी। तो प्रिंट मेकिंग में एक स्पेसिफिक जॉनर में आप थे या सभी? देखो, तरह? मेरे लिए प्रिंट मेकिंग एब्सोल्युटली नई चीज थी, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था। जो गोंदड़ेकर, जो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे वुड एनग्रेविंग क्या होता है, एचिंग क्या होता है, वो बताया था और वो खुद करते थे। अच्छा जी। वुड एनग्रेविंग करने के लिए टूल्स कहाँ से लाने हैं, एचिंग करने के लिए प्लेट कहाँ से लानी है, उसकी ग्राउंड क्या होती है, उसका एसिड क्या होता है, वो सब वो बताते थे और वो सब कर सकते थे। He was very versatile जी। तो उसका फायदा ये हुआ कि मैंने कुछ वुड एनग्रेविंग्स करके मैं बड़ौदा लेके गया था। हो सकता है कि एक जानने की कोशिश कर रहे होगे कि मेरा कितना इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, जी क्या वो इतना कीन है, उसको पढ़ना ही है या नहीं पढ़ना है। जी। तो मैंने बोला मुझे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था वहाँ पर, मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे ये टेक्निक सीखना है, मेरे को सीखने में मुझे इंटरेस्ट है। सर्टिफिकेट दो ना दो उससे कोई मतलब नहीं, जी। मुझे 2 साल काम करने दो, उसके बाद देखेंगे। जी। तो बोला कि ठीक है एडमिशन ले लो। तो दैट वे आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गई। वाह। तो 2 साल मैंने, पहले साल तो मुझे सिर्फ वो मीडियम्स को अंडरस्टैंड करने में ही लगा, क्योंकि एक जिसको ABC भी नहीं पाता हो तो उसके लिए हर चीज़ नहीं है। तो आप काम करके देखोगे, काम करके मैं किसी को दिखाने नहीं गया, सिर्फ काम करता गया। जो आते जाते 2 लोग देख रहे थे वो देख रहे थे। जी जी। जैसे जयराम भाई आके कभी कभी देखते थे जी। कभी मणि सर आके देखते थे, शेख भाई आके देखते थे, तो वो देखते थे, नॉट कर लिया, मतलब समझ लो कि उनको ठीक लगा है। जी। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी पूछने की ये सर काम कैसा है। तो आज आपके पेन ड्राइव में उस वक्त के भी कुछ काम है या अभी कंटेम्पररी इस वक्त शायद काम? नहीं हो, उस वक्त के काम शायद आपके लग गए हैं। हाँ। तो हम कुछ काम पे भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, ये जो काम है ये एक्चुअली मैं दिल्ली में जब आया और गढ़ी में प्रिंट मेकिंग का काम कर रहा था, प्रिंट मेकिंग में काम कर रहा था, तब ललित कला में मैंने सोमनाथ होर का एक कैटलॉग देखा जिसमें वूंड सीरीज़ के काम छपे थे। और कुछ दिन के बाद मैंने अलका जी के गैलरी में उनके वूंड सीरीज़ के पल्प के काम देखे थे। तो मैंने सोचा कि ये कैसे बने होंगे। शांति निकेतन से आए हुए बच्चों को वो नहीं बता पाए मुझे कि ये कैसे बना होगा। बेशक वो वहाँ पर पढ़े हुए थे लेकिन उनको नहीं पता चला कि कैसे बने हैं। और मैं उस वक़्त डायमेंशन प्रिंट में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रिंट में डायमेंशन लाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेपर की एक स्ट्रेंथ होती है, उससे ज़्यादा एम्बॉस कर नहीं सकते। नहीं तो वो रोलर में ही फट जाएगा, रोलर में फट जाएगा, कागज़ चिपक जाएगा, लिफ्ट नहीं कर पाएगा, व्हाटएवर। तो मैंने सोचा कि उसको छोड़ दो, आप कास्ट ही कर लो, आप उस शेप में ही कागज़ बना लो। जी, ये भी एक बात है। तो उसके लिए मैंने एक काम किया था कि गढ़ी स्टूडियो में एक बैग लटका के रखा था कि जिसको भी कागज़ नहीं चाहिए, ख़राब हो गए प्रिंट के कागज़, उसमें डाल दो ताकि मैं उसका पल्प बना के इस्तेमाल कर सकूँ। तो मुझे एक लगा कि गांधी जी का जो है ना कि आप कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, रिसाइकल करके अगर इस्तेमाल कर सकते तो करो। तो मुझे लगा कि ये पेपर तो हम बाद में कूड़े में फेंक देते हैं, जला देते हैं, कुछ भी नहीं होता उसका। तो अगर इसका मैं पल्प बनाता हूँ तो मेरा तो काम हो जाएगा, पेपर नया तरीके से नई शेप में भी बना नया सकता हूं। शेप में बन जाएगा। हो सकता है कि वो ग्रे बनेगा क्योंकि इंक लगी है, कुछ होगा। जी। तो मैंने सोचा कि चलो वो ग्रे पेपर है, सोच के ही काम कर लो। बिल्कुल, तो तुम्हारी गिवन थिंग वही है, मिल गई हम लोगों हाँ। को, राइट। तो उस तरीके से मेरा पहला एग्जीबिशन सिर्फ वो गढ़ी के पेपर से ही हुआ है। वाह, एक बार जोरदार तालियां इस बात से कि संसाधन हमारे आसपास होते हैं, हमें बस देखने की इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए और हमारी मेहनत करने की जो जज्बा है, हमारा पैशन, वो ठीक रास्ते पे चलना चाहिए। तो आपके पास सोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं डेफिनेटली। बहुत ही सुंदर बात है और बहुत इंस्पायरिंग बात है हम लोगों के लिए।
तो ये सारे जो पल्प के काम है, ये 96 का मेरा अलका जी के यहाँ शो हुआ था आर्ट हेरिटेज में, उस वक़्त के काम है जी। इसमें से ये भी उसमें लगा था कुछ। ये डायरेक्ट एक्चुअली ये मैंने शीट बना के डायरेक्ट एम्बॉस किया था, मतलब डायरेक्ट वो शीट के ऊपर ही प्रेस कर करके इम्प्रेशंस बनाए थे व्हेन इट वाज नॉट ड्राई कंप्लीटली। लेदर हार्ड जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वेट रहा होगा, लेदर हार्ड जैसा बोलते हैं, उस स्टेज में आप जैसे जैसे हार्ड हो जाता है ऐसे आपके लाइन शार्प हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें पल्प लूज होता है तो आपका इम्प्रेशन लूज होता है, हाँ, फैल जाता है, ब्लर होता है वो थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें आप कलर करोगे तो कलर भी फैल जाएगा जी। तो आपके लिए चैलेंज नहीं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर जी। एक इंट्यूटिव तरीके से आप उसके साथ डील करते हो। बिल्कुल। आपके पास एक सामने कागज शीशा है, उसके ऊपर अपने पल्प डाल दिया एंड यू आर प्लेइंग विद दैट पल्प एंड यू कैन मोल्ड द पल्प द वे यू वांट। जी। आपके इमेज बन गई, कुछ बनानी शुरू कर दी तो उसके साथ आप बनाते जाओगे, अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पल्प बना। थोड़ा थोड़ा पेपर मैशी जैसा भी होता चला जाता है। थोड़ा थोड़ा इसमें एक फ़र्क है कि पेपर मैशी में हम क्ले मिलाते हैं और जी, ग्लू जी। मिलाते हैं। मैं इसमें कुछ मिलाता नहीं क्योंकि मैंने रिसाइकल किया है पेपर, जी। तो ऑलरेडी पेपर में ग्लू है, बिल्कुल। तो एडिशनल ग्लू और की कुछ जरूरत डालने की नहीं जरूरत नहीं, है। बिल्कुल सही बात। और ये पेपर से काफ़ी थिक है तो अपने आप स्ट्रेंथ आ जाती है। बिल्कुल। सूखने के बाद आपको कई बार आरी से काटना मुश्किल हो जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ होती है अच्छा। पेपर पल्प में, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैंने ग्लासगो में किया था, जहाँ पर मैं 3 महीने के लिए गया था, चार्ल्स वॉलिस रेसिडेंस कॉलेज स्कॉलरशिप की तरफ से। ये पल्प प्रिंट है, मतलब एक वाइट शीट पहले बनाई थी और उसके बाद ये कलर्ड पल्प जो है वो जैसे कागज बनाने के लिए आप वैट डिप करते हो जी, और लिफ्ट करने के बाद मैंने डायरेक्ट पल्प इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। लाइक स्क्रीन प्रिंटिंग का जैसे होता है, समझो उसी तरीके से। जी। कुछ पैटर्न्स मैंने मास्किंग टेप से बनाए थे जाली के ऊपर, जाली। तो पल्प उस जगह पे पल्प रुका नहीं, तो वाइट लाइन रह गई, स्क्रीन प्रिंटिंग जैसा। स्क्रीन प्रिंटिंग ब्लॉक जैसा, करते बिल्कुल, हैं तो बिल्कुल। वहाँ से कलर नहीं जाएगा, होल्स उनके बंद। बाकी जगह पल्प रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलर तरीके से ये डिफरेंट कलर पल्प बना के फिर मैंने ये काम किया था। बहुत बढ़िया। ये मैंने ग्रास से पल्प बनाया था, वहाँ पर लोकल जो रोड साइड ग्रास होता है उसका ही पल्प बना के मैंने ये ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि ग्रास से भी पल्प बन। ये मैंने क्ले में रिलीफ बनाया था एक, और उस रिलीफ का पल्प प्लास्टर कास्ट लेके फिर पल्प कास्ट किया था। कई बार होता है कि आपका मतलब एक किस्म से मैट्रिक्स बन गया, क्ले का जो बनाया, और उसके बाद जब आप प्लास्टर मोल्ड लेते हो तो एक तरीके से आपने मोल्ड बना के उसमें पल्प कास्ट करो या किसी भी चीज़ का कास्ट कर सकते हो। तो उस तरीके से ये किया था। ये भी ग्लासगो में किया था, ये भी वहाँ का ही है, ये भी वहाँ का ही है। ये मैंने यहाँ आने के बाद स्टूडियो में कुछ किए थे, और ये बहुत छोटे काम है, 8 इंच 7 इंच के काम हो गए। लेकिन इसमें स्टूडियो में बहुत बार होता है कि आपके पास लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, प्लास्टर के मोल्ड्स पड़े हैं, और आप अरेंज करते हो। कई बार कोलाज जैसे टेबल पे अरेंज करके देखते हो, आपको लगता है कि ये शेप तो अच्छा लग रहा है, चलो इसका कास्ट कर लो। तो आप कई बार होता है कि आप रोज़ कुछ एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपको कई चीज़ें नहीं मिल जाती, अदरवाइज़ आप प्लान करके कई बार चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन आप प्लेफुली करते हैं तो बहुत बार चीज़ें बन पाती हैं। ये जो है ये बच्चों के खिलौने आते हैं, और उसको एक बॉक्स में लगाने के लिए वो प्लास्टिक के जॉइंट्स होते हैं बहुत जगह। तो मेरा बेटा छोटा था तो उसके खिलौने गिफ्ट में आए थे बर्थडे के बाद, वो सब निकालने के लिए उसने सारे प्लास्टिक के जॉइंट्स जो निकाल दिए। तो मैंने बोला ये तो शेप्स बड़े अच्छे हैं, ये मेरे काम का है, ये तो फेंको मत, ये मुझे दे दो। तो मैंने उसका एक अरेंज करके उसका मैंने लेटेक्स में रबर मोल्ड लेके फिर मैंने पल्प कास्ट किया। तो ये एडिशन जैसे हमारा एक प्रिंट मेकिंग का यहाँ ही शो हुआ था 93 में,
उसमें ये था कि हम प्रिंट मेकिंग में बहुत बार सिर्फ वुडकट लगाते हैं, एचिंग लगाते हैं, सिर्फ स्क्रीन लिथोग्राफी लगाते हैं, उसके अलावा कुछ प्रिंट हो नहीं सकता क्या? तो अगर प्रिंट होना है तो एक बेसिक नेसेसिटी है कि एक मैट्रिक्स कॉमन होना चाहिए, आपका इम्प्रेशन आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ये दो ही चीज़ें हैं तो इसमें भी तो वही हो रहा है। मैंने मैट्रिक्स अगर बनाया लेटेक्स का और उसके साथ फाइबर ग्लास का सपोर्ट दिया है तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होना है। और अगर मैं वाइट ही पल्प ले रहा हूँ तो हर वक्त आइडेंटिकल भी आएगा। तो मैंने इस तरीके से ये एडिशन बना के एज अ प्रिंट डिस्प्ले किया था। 93 में जो शो था उसमें मैंने करीब 10 एक बनाए थे उस सीरीज़ के, और उस वक्त ये डिस्प्ले किया था। ये यहाँ पर एक तारा पेपर प्रोडक्ट्स करके एक है घटोरनी में, जहाँ पर पेपर मेकिंग का फैक्ट्री था और इक्विपमेंट बनाते, रादर बीटर बनाते हैं, वो बनाते। तो मैं वहाँ पर जाता था, मैंने बोला मुझे यहाँ काम करने दो। तो बोले कि ठीक है, आके कभी काम कर लो, पेपर तो पल्प तो बनता है हमारा। तो मैं वहाँ जाके उनका जो भी पेपर बनता था वो पल्प लेके मैं अपने छोटे वैट लेके जाता था, एक शीट उनसे बनवा लें। उसके बाद कपड़े के टुकड़े, जैसे ये ब्लू ऑरेंज ये सब देख रहे हो, तो मैंने इम्बेड कर लिया कागज़ के बीच में, एक तरीके से ये पीस डाल दिया, फिर उसके ऊपर फिर पल्प लेयर लगा दी। तो एक तरीके से ये कोलाज ही है, लेकिन वाइल मेकिंग द पेपर मैंने कपड़ा इंसर्ट किया बीच में, अंदर डाल, अंदर जगह जगह पे। हाँ, ये जो बीच में दिख रहे हैं वहाँ से पल्प हटा दिया तो नीचे का कपड़े का कलर दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया। समय को देखते हुए अब थोड़ा जल्दी आगे चलाते हैं इसको। ये डिस्कार्डेड जीन थी तो उसका मैंने डायरेक्ट पल्प कास्ट ही किया है, लेकिन ये डाइड पल्प डाल के ही किया है। जी ये भी सर एक चटाई है और ऊपर के पत्ते हैं। एक्चुअली जो पत्ते थे इस बार मैंने मोल्ड बनाया नहीं, जो फाउंड ऑब्जेक्ट है वही मेरे लिए मैट्रिक्स है, वो मैं अरेंज करके उसी से कास्ट करना। बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा जल्दी चलिए। उस वक्त कश्मीर में बहुत सारा वायलेंस हो रहा था तो मैंने वो एक गन जैसा शेप बन गया था अपने आप। ये एलिफेंट ईयर्स के जो पत्ते हैं वो किसी ने काट के ऐसे फेंक दिए थे। मैं घूमने वॉक के लिए जाता था तो उनके घर के सामने बड़े बड़े पत्ते काट के फेंक दिए थे। मैंने सोचा अभी ये पत्ते तो ख़त्म हो गए, तो मैं तुरंत लेके गया स्टूडियो में और दूसरे दिन इसको कास्ट कर लिया। तो मैंने सोचा ये शेप नहीं तो मुझे तो पल्प पे सर आपने इतना एक्सपेरिमेंट किया है, नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास आते रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी किया आपने। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी रिसर्च है आपके पास इस चीज़ की। एक्चुअली मुझे लगता है कि पल्प ऐसी चीज़ है कि जो कुछ छुपा नहीं सकती। बिल्कुल, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो वो अपने आप दिख ही रही है उसमें। कि वो उसने चटाई लगाई है, उसने पत्ता लगाया, उसने बैम्बू की स्टिक लगाई है, कुछ भी लगाया। आपका मेरा सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये है कि उस जगह पे मैंने रखा है जी। और चॉइस ऑफ कलर्स हो सकता है। बाकी मैंने इसमें मोल्ड नहीं बनाया, मैंने कोई रिलीफ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जो मिला है नेचर का वो मैंने सिर्फ अरेंज किया है, राइट, और कुछ नहीं। ये तो एक आलू की बोरी मिली थी, फिर चटाई थी मेरे पास, बबल रैप भी था, तो सब अरेंज करते करते लगा कि ये ठीक बना है, चलो इसको ही बना दे। क्या बात है। तो स्टूडियो में जाके जो एक्टिविटी होती है, जो सामने होता है, वहाँ से ही काम शुरू हो जाता है। उसके अपने आप इंस्पिरेशन वहीं पे हाँ मिल जाती है। ये जो डिस्कार्डेड पेंट जो बॉक्सेस होते हैं प्लास्टिक का, बैक साइड में देख रहा हूँ, वही मिला तो मुझे लगा कि ये शेप अच्छा है तो उसको रख दो। एक प्लास्टिक का बैग था वो मैंने रैप किया, तो उसका टेक्सचर जो है या सरफेस क्वालिटी जो है वो स्मूथ आ जाती है और नीचे जूट का है तो बिल्कुल रफ आ जाती है। जी। तो आप बहुत सारी चीजें, कई बार होता है कि जैसे ब्लाइंड पर्सन होता है ना, वो सरफेस पे हाथ लगा के देखता है, लगा के महसूस करता है जी। वो चीज आ जाएगी। आप कलर को भूल जाओ, वो टेक्सचर जरूर ट्रांसफर हो जाएगा। टेक्सचर ट्रांसफर हो जाए, वो तो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपका कलर चॉइस आपका है, आप जो मर्जी कलर कर लो, लेकिन टेक्सचर ट्रांसफर करना है तो आपको फील करना बहुत जरूरी, फील करना जरूरी है। ये पतझड़ में बड़ के पत्ते बहुत गिर जाते हैं जी, तो उसका मैंने इस्तेमाल करके ये बनाया था। ये एक बार ऐसे हुआ कि आम की पेटी होती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, तो वो मैंने पल्प गिरा था तो वो उसने इंक लिफ्ट कर गया,
तो मैंने बॉक्स खोल के ही उसको अरेंज करके उसके ऊपर पल्प डाल दिया, तो जहां जहां निशान ब्राउन है वो जी, रस्ट मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे, रस्ट मार्क्स है, हाँ यहाँ पर और भी है, जो उधर भी है। हाँ, ये बिल्कुल। सारा एक्चुअल सरफेस है, सिर्फ पल्प का रंग है, मतलब येलो कलर ना होके व्हाइट कलर में आया है। बहुत लेकिन बढ़िया। यू कांट मिस आउट कि ये लकड़ी नहीं है, आप ये बदल नहीं सकता। बिल्कुल। ओके, हम जो दिखता है ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू ड्राई। जी जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा था पिछले दिनों में, तो एक दिन पल्प बनाने में, एक दिन अरेंज करने में, एक दिन कास्ट करने में, जी, उसके बाद 15 दिन सूखने में। धीरे धीरे वो तो gradually अभी जैसे वो जो टाइम होता है वो बड़ा मुश्किल होता है वर्कशॉप में, और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये रिजल्ट दिखता नहीं है, बिल्कुल और इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट ऐसा चीज है कि जो मुझे भी नहीं पता होता कि क्या आने क्या वाला आने है। वाला है, तो तो मुझे कुछ सरप्राइज स्पॉन्टेनियस होता है, कुछ चीजें कुछ प्लान्ड होती हैं। हर वक्त सरप्राइज होता है, कितना भी प्लान करो वो 100% कभी कभी उससे भी ज्यादा अच्छा आता है, या बिल्कुल कभी कभी जो सोचते हैं उतना भी नहीं आता। जी। तो वो रिस्क लेके ही हर वक्त हम काम करते हैं। रेनू मैम, आपको ये माइंड में रखना है कि आपटे सर को हम कॉलेज बुलाएं, या तो फिर सोना में गुरुकुल में लेके चलें, कैसे ना कैसे इनको किडनैप करना है हमने है ना? और विद्यार्थियों को ये जो एक यूनिक रिसर्च है सर के पास, एक तरह से मैं रिसर्च ही बोलूंगा उसको, वो उसको डेफिनेटली उसका लाभ हम उठाना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम वाइंड अप करें, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज। अनुपम सूद मैम भी हमारे पास बैठी हैं, संतोष ये तो मैम है। मेरी एग्जामिनर बन के आई थी उस वक्त 80s में। अच्छा, एग्जामिनर बन के आए थे? यस, वाह, मैं क्या बात डिप्लोमा है। कर रहा था प्रिंट मेकिंग में। मैंने डिप्लोमा किया, मैंने बोला मास्टर्स करके मुझे पढ़ना विढ़ना अच्छा नहीं लगता ज्यादा, मैं मास्टर्स तो नहीं करूंगा, कौन भी हिस्ट्री के पेपर लिखेगा, पढ़ना ठीक है, मैं डिप्लोमा करूंगा, मुझे सीखना है। आज अनुपम मैम के बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। हाँ जी, संतोष मैम आप। Prints, नहीं, पल्प कास्ट। pulp and they are monocast. प्रिंट कहे मतलब इम्प्रेशन तो जरूर है, की addition है। इम्प्रेशन तो जरूर है, लेकिन इसको हम कास्ट ही कहूंगा मैं, प्रिंट जैसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैट नहीं नहीं, ये वन वन ऑफ। Monoprints. हाँ, वो इसको- एक्चुअली मोनो है तो सिंगल तो आएगी, और कास्ट है तो क्योंकि कास्टिंग कहीं ना कहीं इम्प्रेशन 3D ऑब्जेक्ट का Actually- आ रहा है, तो इसीलिए कास्टिंग उसकी तरफ ये लेके जा इस रहा है। सारे काम में एक जो टेम्परामेंट ऑफ ए प्रिंट मेकर जो होता है वो मिस नहीं कर सकते, जी क्योंकि एक हमें एक सरफेस बना के ट्रांसफर करने की एक आदत हो जाती है ओवर ए पीरियड। और एक बहुत मजेदार बात होती है कि जो मैट्रिक्स में दिखता है उससे कई गुना डिफरेंट दिखता है एक्चुअल रिजल्ट। मैट्रिक्स कुछ और ही दिखता है, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या बना रहे, इससे क्या होगा, क्या दिखेगा प्रिंट में, लेकिन जो दिखता है वो बिल्कुल अद्भुत होता है। आउटपुट तो वो- उसकी बिल्कुल अलग आती है। हाँ, तो यहाँ पर चीजें ऐसे देखोगे तो पता नहीं यहाँ पर ये एप्रन क्यों पड़ा है, ये लकड़ी क्यों पड़ी है, या ऐसे क्यों रखा है, लेकिन एक विजुअलाइजेशन होता है सिंपल सा कि इसके बाद ये ऐसे हो सकता है। 50% भी नहीं मुझे कई बार अंदाजा होता कि क्या होगा, लेकिन सिर्फ एक सरफेस का अंडरस्टैंडिंग होने से थोड़ा लगता है कि ये रिलीफ आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा, और इसमें टेक्सचरल वेरिएशंस कितने हैं जो कास्ट में दिखेंगे। कई बार होता है कि हम सरफेस देख के समझते कि ये बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हम कलर से इम्प्रेस हो जाते हैं, कई बार टेक्सचर जो होता है उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसका सरफेस टेक्सचरल क्वालिटी फील क्या होती है, एक्चुअल टेक्सचरल क्वालिटी क्या है, वो हम समझ नहीं पाते, जो कास्ट में ही दिखती है। जैसे प्लास्टिक, मैंने बोला प्लास्टिक की एक थैली, सिंपल थैली मैंने सिर्फ एक प्लाई के ऊपर रख दी तो वहाँ का पल्प कास्ट अलग है, और नीचे जो बोरी के ऊपर पल्प पड़ा है उसका कास्ट अलग है, क्योंकि बोरी का टेक्सचर आ गया और वहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्लैट हो गया। तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है काम करते करते समझ में आता है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन सरप्राइजेस हमेशा होते हैं और वो बहुत एनकरेज करती है नेक्स्ट काम करने के लिए। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि सरप्राइज मिलते रहते हैं, एनर्जी भी उससे बनाते हैं। कि इससे पहले हम इसको वाइंड अप करें, आप
सोहना में हमारे आर्ट कैंप में पहुंचे थे, हाँ। उसकी एक स्मृति चिन्ह वहां आप भूल गए थे और हम चाहते हैं कि ये मौका ना गवाएं, ये मंच एक सही वक्त है आपको वो सुपुर्द करने का। वो स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट करना चाहेंगे। अब जिम्मेदारी बढ़ गई।